हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आज जो टॉपिक मैं आपको करवाने वाली हूं वह है कॉस्ट मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में। हम जानेंगे उसका मतलब और साथ में ये भी जान लेंगे कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या अंतर है। और टॉपिक के अंदर हम 2 केस स्टडीज डिस्कस करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज क्या टेक्निक्स यूज कर सकती हैं कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के मीनिंग को डिस्कस करते हुए। तो कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वह है एक प्रोसेस। किस प्रकार का प्रोसेस है? ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हमने ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करना होता है। अब ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब है वह खर्चा जो बिजनेस को चलाने के लिए रोजमर्रा करना ही पड़ता है। ये हमारा 2 कैटेगरीज का हो सकता है, फिक्स्ड खर्चा और वेरिएबल खर्चा। पर आपने याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए किया जाता है वह ऑपरेशनल कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाना जिसमें इन ऑपरेशनल कॉस्ट की प्लानिंग, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना, बजट, आने वाले समय के लिए क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना और जो हमने सोचा है उसको कंट्रोल करने के लिए निरंतर यत्न करते रहना, उसको बोला जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट। अब कॉस्ट मैनेजमेंट का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस कंपनी के अंदर किए जा रहे हैं वह अलाइन मतलब बिल्कुल सेम हो बजट के साथ, ताकि हम सोचे अनुसार ही चलें। और रिजल्ट क्या निकले? रिजल्ट आना चाहिए कि कंपनी के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी जो है वह अचीव हो जाए। तो कॉस्ट मैनेजमेंट ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है जो कि इंटरनल यूजर्स और मैनेजर्स के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ही आगे के काम जो है वह किए जाते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट एक इनोवेटिव और बढ़िया तरीका है जिससे मैन, मटेरियल, मशीन्स और मेथड्स सबको अच्छे से ही यूज किया जाता है। कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से कॉस्ट को लोएस्ट आधार पर ले जाएं और जो वैल्यू है उसे हाईएस्ट लेवल पर ले जाएं। कॉस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही वाइड टर्म है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों इसके अंदर समा जाती हैं। जब कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ी जाती है तो 2 मुख्य चीजें पढ़नी बहुत ही जरूरी हैं। पहली चीज इसके अंदर आ जाती है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जब एक कंपनी के अंदर कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से कॉस्ट को हमने मेंटेन करना है, इसके अंदर पहले से ही टारगेट कॉस्ट को डिटरमिन कर लिया जाता है और समय समय पर एक्चुअल कॉस्ट को मेजर किया जाता है। अगर कहीं पर कोई वेरिएशन मतलब बदलाव आया हुआ है सोचे के अनुसार, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ढूंढा जाता है कि ये क्या कारण है जिस वजह से एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड के साथ बिल्कुल मैच नहीं की। करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। दूसरा अंग आ जाता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट ये एक इनोवेटिव टेक्निक है जिसके अंदर ये कोशिश की जाती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कॉस्ट हमेशा हमेशा के लिए कम हो जाए मैन्युफैक्चरिंग की। तो चलिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वह एक टेबल फॉर्म में हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो इसे आसान बनाने के लिए मैंने इसको टी फॉर्म में बना दिया है और इसके सारे पॉइंट के आधार बेसिस लिख दिए हैं। जैसे कि हमारा पहला बेस आ जाता है कि दोनों का मीनिंग क्या है। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि जब कोशिश की जाती है कि जितनी भी कॉस्ट है वह प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड्स या बजट के अनुकूल ही रहे। प्री डिटर्मिन का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, पहले से तय किया हुआ लिमिट। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है परमानेंटली, मतलब हमेशा हमेशा के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे कम कर लिया जाए, परंतु इसे कम करने के चक्कर में कहीं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना आए, क्वालिटी भी बनी रहे और साथ में कॉस्ट भी कम होती चली जाए। दूसरा बेस है ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या मुख्य कारण है। तो पहला जो कॉस्ट कंट्रोल का मुख्य कारण है कि जितनी भी कॉस्ट है वह प्लान के अनुसार ही इंकर हो, ना उससे ज्यादा।
और जो कॉस्ट रिडक्शन है उसके अंदर ये कोशिश की जाती है कि जितनी भी एग्जिस्टिंग कॉस्ट है जो हमारी इंकर हो रही है वह नए नए आयाम तक कम होती जाए, मतलब न्यू या लोअर लेवल तक और ज्यादा कम हो जाए। तो तीसरा आ जाता है नेचर। कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव इन नेचर है, मतलब किसी भी चीज को गलत जाने नहीं देना। अगर कहीं पर कॉस्ट बढ़ने लगी है तो करेक्टिव मेजर्स लेके उसको कंट्रोल कर लेना। और जो कॉस्ट रिडक्शन है ये एक इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड अप्रोच है जहां पर नए इनोवेटिव तरीके ढूंढे जाते हैं जिससे परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। फोकस मतलब सारे का सारा हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ होगी। कॉस्ट कंट्रोल में कंसंट्रेशन होगी कि कॉस्ट कभी भी तय किए गए हुए स्टैंडर्ड्स के आगे ना जाए। कॉस्ट रिडक्शन में हमारा फोकस होगा नए तरीके, न्यू वेज ढूंढने में, जिससे हमारी कॉस्ट कंटिन्यूसली दिन ब दिन कम होती चली जाए। इसके अगला पॉइंट आ जाता है कि अप्रोच क्या होगी कंपनी की सोच मतलब कैसी होगी। कॉस्ट कंट्रोल में कंपनी जो है वह सबसे पहले जो स्टैंडर्ड्स हैं या बजट्स हैं उनको बनाएगी और सारा अकाउंटिंग ईयर उनको ही फॉलो करती रहेगी। कॉस्ट रिडक्शन में जो कंपनी है वो अपने आप को चैलेंज करेगी, कोशिश करेगी कि हम जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनसे भी कम, मतलब कॉस्ट सेविंग इतनी करें कि जितनी सोची थी उतनी भी कॉस्ट इंकर ना हो। रिजल्ट मतलब नतीजा क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल में एफिशिएंसी जो है वह बनी रहेगी, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में जो एफिशिएंसी है वो और बेहतर होगी। प्रॉफिटेबिलिटी जितनी सोची गई है उससे भी ज्यादा आधार उसका बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि हमने लेबर कॉस्ट को देखना है तो हम लगातार उसको मॉनिटर करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि लेबर की जो कॉस्ट है वह कभी भी बजटेड कॉस्ट से आगे ना जाए। और अगर हमारी कॉस्ट रिडक्शन की फिलॉसफी होगी तो हम लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन के नए नए तरीके ढूंढेंगे। कोई प्रोडक्शन का ऐसा तरीका मिल जाए जिससे लेबर कॉस्ट हमेशा हमेशा के लिए कम हो जाए। तो ये था डिफरेंस कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच में। अब समय आ गया है केस स्टडीज डिस्कस करने का। पहली केस स्टडी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वह है बोरोसिल लिमिटेड कंपनी की। हम जानेंगे कि यह कंपनी किस प्रकार से कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स का उद्योग जो है अपने में इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो कंपनी है ये 1962 में स्टैब्लिश की गई थी। ये इंडिया की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो ग्लासवेयर मतलब कांच से बना हुआ सामान बनाती है और लेबोरेटरीज में यूज होने वाले कई इक्विपमेंट्स भी बनाती है। मैंने अपने लेक्चर में आज आपके साथ डिस्कस करना है कि इनका ग्लासवेयर है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वह किस प्रकार से उसकी जो है कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। बोरोसिल लिमिटेड मार्केट लीडर है इंडिया में जो कई प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है बनाती है। जैसे कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, कंपनी एक ग्लासवेयर का ब्रांड है जिसमें कांच के किचन में यूज होने वाले कई प्रकार के जो है वह चीजें बनाई जाती हैं। इनके कई सारे ऐसे कांच के बर्तन हैं जो हीट प्रूफ हैं जिन्हें गैस पर रखा जा सकता है। स्टोरेज प्रोडक्ट्स जिसमें घर का किचन का सामान जो है वह रखा जा सकता है। किचन की विभिन्न प्रकार की अप्लायंसेस जैसे ग्रिलर, टोस्टर और भी कई प्रकार की चीजें ये बनाते हैं। इनकी कई सारी प्रकार की बॉटल्स भी आती हैं और कांच के लंच बॉक्स इनके बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। अब कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि बोरोसिल कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करती है अपनी कॉस्ट मैनेज को करने के लिए। तो सबसे पहले टेक्निक जो वो यूज करते हैं वह है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो कंपनी का जितना भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है जिसका मीनिंग मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ, और जो कंपनी के फिनिश गुड्स होते हैं इन सब की वैल्यू जो है वह निकालने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कंपनी इस्तेमाल करती है। उसके बाद जो दूसरी चीज कंपनी यूज करती है वह है वेटेड एवरेज मेथड। जब भी कंपनी को अपने रॉ मटेरियल, पैकिंग, स्टोर, स्पेयर्स या जितने भी कंज्यूमेबल वो कंपनी बनाती है उन सब की अलग अलग बैचेस में कंपनी कॉस्ट नहीं निकालती, जबकि वो इन सब की एवरेज निकालती है और वेटेड एवरेज को यूज करते हुए इनकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेती है।
बोरोसिल कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जो कि उन्होंने साल 2023-24 की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि वह जो भी उनकी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए और जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए दो टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज करती है। एक तो है 5S ट्रेनिंग जो वह अपने एम्प्लॉयज को समय समय पर देती है और इसके साथ काइजन एक्टिविटीज को भी वह इस्तेमाल करती है। अब 5S ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये 5 सिग्मास हैं जिनको यूज किया जाता है। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। इसके अलावा बोरोसिल जो है वह काइजन टेक्निक को भी यूज करती है जो कि एक कंटेम्परेरी टेक्निक है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें जो मेन उद्देश्य होता है वह होता है लगातार अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते जाना, प्रोडक्शन को बेहतरीन बनाना, क्वालिटी को बढ़िया करना और वेस्ट को रिड्यूस करते जाना। तो ये जो दोनों टेक्निक्स हैं इन्हें यूज करते हुए कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, उत्पादन मतलब बढ़ाती है और अपनी एफिशिएंसी को भी बहुत अच्छा कर लेती है। दूसरी टेक्निक जो है कॉस्ट मैनेजमेंट की वह है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक टेक्निक है जिसके अंदर सारे का सारा फोकस होता है लगातार प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए और काम के हर प्रोसेस में एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करने के लिए। नतीजा ये होता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वह बढ़िया हो जाती है और कस्टमर की सर्विसेज भी बेहतर होती चली जाती हैं। TQM में 8 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। पहला जो प्रिंसिपल है वह है कस्टमर फोकस का। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वह अपने कस्टमर को मिलती है, उसकी जरूरतों को समझती है ताकि जो कस्टमर चाहता है वही बनाया जाए और कस्टमर जल्द से जल्द जो है हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई मतलब खुश हो जाए। दूसरा है लीडरशिप, जिसके अंदर जो कंपनी का मैनेजर है या लीडर है उसका जो विजन है, दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर होता है और वह ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की की राह पर कैसे लेकर जाना है वह अच्छे से जानता है। तीसरा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। पीपल का मतलब यहाँ पर है लोग। जितने भी लोग कंपनी में काम करते हैं उन्हें प्रॉपरली पार्टिसिपेट करवाना ताकि वह अपना 100% दें ताकि क्वालिटी बेहतर होती जाए और जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर वेस्टेज ना हो। प्रोसेस अप्रोच, हर प्रोसेस को एफिशिएंटली चलाना ताकि रिजल्ट्स जो हैं वह मन के अनुसार अचीव हो जाएं। पांचवा प्रिंसिपल है सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक इस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि वह सारे प्रोसेस जो हैं वो बेहतर तरीके से चलते जाएं। यहाँ पर अगला प्रिंसिपल है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का, जिसका मतलब है कंटिन्यूसली लगातार अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते जाना, सर्विस को बेहतर करते जाना ताकि जितने भी प्रोसेस हम कर रहे हैं वह बेहतरीन तरीके से चलते जाएं। फैक्ट मेक बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जितने भी निर्णय कंपनी के अंदर लेने हैं उन सब का एक ही आधार होगा, डेटा एंड एनालिसिस। कभी भी असम्पशंस के ऊपर निर्णय नहीं लिया जाएगा, तथ्यों के ऊपर निर्णय लिए जाएंगे। सबका फायदा होना चाहिए। जितने भी सप्लायर्स हैं जो हमें माल देते हैं उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप्स बनाना ताकि बढ़िया क्वालिटी का माल मिले, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बने और हमारी एफिशिएंसी भी निखर कर आ जाए। वैसे तो अनगिनत कंपनीज हैं जो कि TQM की टेक्निक को फॉलो करती हैं, बट आज के लेक्चर में जिस कंपनी को मैंने डिस्कस किया है वह है सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, या कि वो एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि स्मार्टफोन्स, जिसे हम आम भाषा में मोबाइल फोन बोलते हैं, टेलीविजन और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के होम अप्लायंस जो हैं वह मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, माइक्रोवेव और भी बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स। सैमसंग अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए और समय समय पर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए TQM की टेक्निक को फॉलो करते हैं। जितने भी उसके अंदर ऑपरेशंस किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, उन सब को TQM के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कंपनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की निरंतर कोशिश करती रहती है।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। उसने अपने आप को इंडिया में 1995 में ही रजिस्टर करा लिया था। तो मेक इन इंडिया या मेक फॉर इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए कंपनी ने इंडिया में अपने प्लांट्स भी लगाए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पे करते हैं। मोबाइल फोन्स, टेबलेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, स्मार्ट एलईडी टीवीज और कई प्रकार के आईटी सॉल्यूशंस जो है ये कंपनी ऑफर करती है। अब आप एक बात समझ गए होंगे कि अगर ये ब्रांड इंडिया में इतना ट्रस्टेड ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स में, तो इनकी जो कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं वह भी बहुत ही बढ़िया होगी। तो आपकी सोच बिल्कुल सही है। ये कंपनी अपनी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो करती है। आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि TQM कैटेगरी में से क्या क्या ये कंपनी यूज करती है। पहला जो सैमसंग इंडिया के अंदर यूज होता है वह है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की टेक्निक काइजन, जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉइज की समय समय पर सजेशंस लेती है, प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। जब प्रोडक्ट की असेंबली चल रही होती है, जितना भी मटेरियल की वेस्टेज होती है उसे कैसे कम किया जाए, उसके लिए नई टेक्निक सोची जाती हैं। इस सब पर काम करते हुए कंपनी ने अचीव किया है बहुत कुछ। तो पहला क्वालिटी रिजल्ट जो कंपनी ने काइजन को यूज करते हुए अचीव किया वह है प्रोडक्शन के अंदर डिफेक्ट्स आने अब बहुत कम हो गए हैं। अब जो कंपनी को बार बार खर्चा करना पड़ता था, मान लो कोई चीज खराब हो गई उसे ठीक करने के लिए, तो इसका कॉस्ट के ऊपर ये इम्पैक्ट आया कि जो स्क्रैप की कॉस्ट थी या रीवर्क, खराब काम को सही करने के लिए दोबारा काम जो किया करना पड़ता था, वह अब काफी कम हो चुका है। अब जैसे कि कंपनी विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है तो प्रॉब्लम आती थी डिफेक्ट्स की। कभी किसी प्रोडक्ट में कोई नुक्स निकल जाता था, कभी कोई। तो कंपनी ने यूज की है 6 सिग्मा अप्रोच, जिसका मेन रीजन था डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना। तो अपने जो प्रोजेक्ट्स चलते थे, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट्स की कर रही होती थी, उनके ऊपर इसको फॉलो किया जाता था। नतीजा ये हुआ कि डिफेक्ट रेट जो कंपनी का था वह कम हो गया और कॉस्ट के इम्पैक्ट ये आया कि पहले वारंटी के अंदर जब प्रोडक्ट होता था तो कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ठीक करना पड़ता था, तो कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन। तो फायदा ये हुआ कि जो वारंटी के अंदर रहते हुए कंपनी को खर्चा करना पड़ता था वह कम हुआ। जब डिफेक्ट ही नहीं आएगा तो कस्टमर वारंटी के लिए बार बार क्यों आएगा, और रिपेयर के एक्सपेंसेस भी कंपनी के कम होने शुरू हो गए। अगली TQM की टेक्निक जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूज करी वह है यहाँ पर सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट। सप्लायर्स वो जिनसे कंपनी तरह तरह के रॉ मटेरियल्स खरीदती है। सप्लायर्स का ऑडिट किया जाता था कि कौन सा सप्लायर कैसे की चीजें हमें दे रहा है। क्वालिटी को बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक किया जाता था और देखा जाता है कि कंपनी के अंदर जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए उस प्रकार से हमें माल रिसीव हो रहा है या नहीं, जिसका नतीजा हुआ बहुत बढ़िया। रॉ मटेरियल बढ़िया क्वालिटी का आने लग गया और कंपोनेंट्स भी बिल्कुल सही प्राप्त होने लग गए। कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट भी अच्छा रहा, प्रोडक्ट के अंदर ब्रेकडाउन्स नहीं होते थे और प्रोडक्शन भी स्मूथली चलती रहती थी, कोई भी डिले उसके अंदर नहीं होता था। TQM कैटेगरी के अंदर जो चौथा यहाँ पर कंपनी ने कैटेगरी यूज करी वह है कस्टमर फीडबैक सिस्टम। जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं हम कस्टमर बन जाते हैं, तो जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम कंपनी में कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं। तो इन कंप्लेंट्स का ट्रैक रखा जाता था, सर्विस सेंटर में मॉनिटर किया जाता था कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती थी। तो कस्टमर फीडबैक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने। रिजल्ट ये हुआ कि कस्टमर सेटिस्फाई मतलब खुश रहने लगे। रिपीट सेल्स, एक बार सैमसंग का प्रोडक्ट लिया, मान लो आपने सैमसंग का मोबाइल लिया, वो अच्छा निकला तो आपने सैमसंग का टीवी भी खरीद लिया, वो अच्छा निकला तो सैमसंग की वॉशिंग मशीन भी ले ली। तो ऐसे कस्टमर जो था वो रिपीटेड सेल्स की तरफ झुकता गया और कंपनी की सर्विस कॉस्ट भी कम हुई। तो इसके साथ ही हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया, वो भी 2 केस स्टडीज के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू, जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ।